दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अडानी पर अमेरिका से भारत तक हो रहे पूरे इस मुद्दे को और 20,000 करोड़ रुपए की घूस देने के आरोप में वारंट जारी हुआ है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और आज प्रदेश कार्यालय में वार रूम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इसकी जानकारी दी और पत्रकारों से ये पूरी रिपोर्ट को साझा किया। अडानी के घोटाले को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की। वहीं आज हम बात करेंगे थप्पड़ कांड के बारे में, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए गए थे कि इस कांड पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और पार्टी की स्थिति पर भी चर्चा होगी। और फिर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक शादी समारोह में शरीक हुए और वहां से निकलने के बाद उनके द्वारा की गई बयानबाजी पर सवाल उठे। हालांकि इस मौके पर नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर कोई बयानबाजी नहीं की गई। क्या कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी ने पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है? और इसके साथ कल राजस्थान के चुनावों के रिजल्ट आने वाले हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। जी सर, ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई वार रूम में प्रदेश कार्यालय में, आखिर प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा क्या था? अडानी ग्रुप को लेकर जो चर्चा हुई है, क्या कहा उन्होंने, आप बताएं। देखिएगा, आज सुबह के कांग्रेस के सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने उस समय प्रेस वार्ता की है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर अभी तक पत्रकार वार्ता नहीं की है, लेकिन इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर उन्होंने आज अखबार नवीसों से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपति गौतम अडानी ने अमेरिका में भारत के उच्च अधिकारियों को 20,000 करोड़ से अधिक रिश्वत देकर सौर ऊर्जा प्लांट के टेंडर अपने नाम कराने के लिए प्रयास किया है। और इसकी जब जानकारी अमेरिका सरकार को लगी है तो उन्होंने गौतम अडानी और उनके भतीजे और 7 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अखबार नवीसों को फोकस डाला है, जबकि अखबार नवीस उनसे नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर भी बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वार्ता पूरी होने के बाद आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो वह कभी गेंद स्वयं के पाले में तो कभी टीकाराम जूली के पाले में फेंक देते थे और इस प्रकरण से बचते हुए नजर आए। जब अखबार नवीसों ने उनसे ये प्रश्न दागा गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली से कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड में कांग्रेस का क्या रोल रहा और कांग्रेस के सांसद देवली उनियारा, टोंक के हरीश मीणा का इसमें क्या रोल रहा और कांग्रेस ने अभी तक कोई जांच समिति समरावता गांव में बनाकर क्यों नहीं भेजी, इन मुद्दों का वह सही जवाब नहीं दे पाए और सारा फोकस उन्होंने भजनलाल सरकार पर ही डाला कि भजनलाल सरकार ने अभी तक ना तो न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और ना समरावता गांव के लोगों को अभी तक आर्थिक इमदाद दी है। मात्र आश्वासनों में और मंत्रियों के दौरों में घटनाक्रम चल रहा है। टीकाराम जूली ने तो यह तक कह दिया कि अखबार नवीस हमसे यही पूछते हैं, ना तो हमारी कांग्रेस में चलती थी ना भजनलाल सरकार में चल रही है। कुल मिलाकर नरेश मीणा थप्पड़ कांड में
वह बचकर पतली गली से निकलते नजर आए, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा कांग्रेस से दामन रखते थे, और उनका दामन और उनका मुखिया थामने वाला सचिन पायलट हैं। इसलिए वह इस प्रकरण से कांग्रेस ज्यादा जोर देकर इस प्रकरण को उठा नहीं रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है? आपकी क्या राय है इस पर? क्यों चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर? कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं जी। कांग्रेस के चाणक्य अशोक गहलोत की चुप्पी तो टूट चुकी है, और उन्होंने नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर नरेश मीणा की इस घटना की निंदा भी की है। वहीं सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर प्रहार किए हैं, लेकिन नरेश मीणा को एसडीएम में थप्पड़ मारने पर दोषी करार अभी तक नहीं दिया है, ना उनका नाम एक भी बार अपनी जुबान पर लिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस प्रकरण से अपने दामन को बचाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस प्रकरण को बहुत चाणक्य नीति से हल कर दिया है, और सूबे के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने काफी हद तक गांव वालों की मांगों को मान लिया है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस प्रकरण में बाधा डाल रहे हैं और गांव वालों का समझौता नहीं होने दे रहे हैं। उससे गांव वालों को काफी आर्थिक हानि उठाना पड़ सकती है। अगर न्यायिक जांच हुई तो 5 साल तक उनको जांच के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, और सरकार सीबीआई से जांच कराएगी तो इसमें और 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में कन्हैयालाल हत्याकांड की सीबीआई से जांच चल रही है, तो उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। कई न्यायिक जांच चल रही है, सरकार बदल गई है, लेकिन उनके रिजल्ट का अता पता नहीं है। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार ने यही कहा है, कमिश्नर से जांच होने पर तत्काल प्रभाव में दोषी लोग शासन की निगाह में आ जाएंगे, और उस गांव में उपद्रव फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले लोग भी पकड़ में आ जाएंगे, और जिन्होंने गांव वालों को बहला फुसलाकर इतना बड़ा कांड करवाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर अब इस प्रकरण में कल विराम लग जाएगा। कल राजस्थान सूबे के 7 उपचुनावों के रिजल्ट आने हैं, जिसका आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी आला अफसरों के साथ बैठकर निष्पक्षता से मतगणना करने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी सारे कलेक्टरों को और संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह निष्पक्षता से चुनाव की प्रक्रिया में पोलिंग काउंटर जो बनाए गए हैं उसकी मतगणना करवाएं, और किसी भी प्रकार की अशांति या कोई भी व्यक्ति संदिग्ध जिस पर आपराधिक प्रकरण है उसको वैसे भी चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन एंट्री नहीं देता है काउंटिंग में, लेकिन कोई घुस गया तो उस पर कड़ी निगाह रखी जाए और जरा सा भी उपद्रव करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट देवली उनियारा और दौसा और हनुमान बेनीवाल की पत्नी की सीट है, जहां जबरदस्त हंगामा भी हो सकता है। ये प्रत्याशी हारते हैं। जहां एक और नरेश मीणा की किस्मत अभी जेल में बंद है, और कल उसकी पेटियों का चुनावी मतदान का रिजल्ट आएगा। कितनी बड़ी विडंबना है
कि प्रत्याशी जैसे बाहुबली प्रत्याशी उत्तर प्रदेश, बिहार में जेल से जीतते हैं, अगर नरेश मीणा जेल से जीत जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन बहुत असंभव नजर आ रहा है। हालांकि उनके समर्थक, सट्टा बाजार और सोशल मीडिया नरेश मीणा को जिता रहे हैं, लेकिन हमारा आंकलन यही है कि वह तीसरे नंबर पर छिपा बड़ो छबड़ा में रहे थे। इसी प्रकार उन्होंने वहां भी एग्जिट पोल, फलोदी सट्टा बाजार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जीत का दावा ठोका था। परिणाम आए तो वह तीसरे नंबर पर रह गए। कुल मिलाकर नरेश मीणा स्टंटबाज में सबसे नंबर 1 स्टंटबाज हैं, क्योंकि उनके गुरु रहे करोड़ीलाल मीणा, वो भी स्टंटबाज हैं। और वह मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, उन्होंने सचिन पायलट से ये बहुत बारीकी से सीखा है। कुल मिलाकर अब कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1-1:30 बजे तक आ जाएगा। अगर नरेश मीणा हारते हैं तो उनका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। वह नई पार्टी बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अभी तो काफी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वह लंबे समय तक जब जेल में रहेंगे तो लोग उनसे छुटकारा ले लेंगे। कुल मिलाकर नरेश मीणा की किस्मत का फैसला कल होगा। राजनीतिक और विधानसभा में विधानसभा तक की सीढ़ी तक पहुंचने का। जी रमेश गांधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कल हम फिर वही लाइव एक और मैं बैठेंगे 9 बजे, सुबह 9 बजे आपके साथ लाइव बैठेंगे और इस पर पूरी राजस्थान की वोटिंग को लेकर डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ कल। आगे क्या वही पेपर एक और महत्वपूर्ण राजस्थान सूबे में जो घटनाक्रम चल रहा है, पराली अभी अभी धान कटी हुई है, उसकी काली लपटों से आसमान पॉल्यूशित हो गया है और प्रदूषण इतना फैल गया है कि राजस्थान सूबे में हजारों आदमी दमे से और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं और उनका जीना दुर्लभ हो गया है। उद्योगों पर भी इसका असर पड़ा है। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने गृह मंत्रालय के आला अफसर डीजीपी और एडीजीपी से विचार विमर्श कर सूबे में जहां जहां पराली कटकर किसान जला रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित थानों को निर्देशित सख्त आदेश दिए हैं कि जहां पराली जले वहां का थाना प्रभारी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से इस पराली को रोकना है, क्योंकि पॉल्यूशन का जबरदस्त प्रभाव सूबे में हो गया है। वहीं आज कोटा शहर में भी नरेश मीणा को लेकर एक जंगी प्रदर्शन किया गया। बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, जिसमें महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन अधिकांश प्रदर्शनकारी जो कि सर्व समाज के थे, ये नहीं सोच पा रहे थे कि कल जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद नरेश मीणा की किस्मत को विधाता किस रूप में लिखता है। जेल में जब वह अपना रिजल्ट देखेंगे टीवी स्क्रीन पर और हारेंगे या जीतेंगे, ये तो अभी मत पेटी के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो वह रो रो के बेहाल हो जाएंगे और सिर फोड़कर यही कहेंगे कि मैंने एसडीएम में थप्पड़ मारकर जीते हुए चुनाव की बाजी को हार की पराजय में बदल दिया। अगर मैं थप्पड़ नहीं मारता तो शायद जनता मेरे साथ होती, लेकिन मेरे गुंडागिर्दी के तांडव के आगे जनता ने जो वोटिंग की है उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुर्जर
जीतते नजर आ रहे हैं और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के त्रिलोकचंद मीणा भी तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा की फाइट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से है। कुल मिलाकर इस मुहरा कुश्ती में अब कल किसकी किस्मत का भाग्य चमकाती है मतपेटी, ये देखना है। और हमारे दर्शकों को हम पल पल का अपडेट भी देंगे, क्योंकि इस चुनाव का जबरदस्त तरीके से सूबे की जनता ही नहीं अपितु देश की जनता की निगाह लगी हुई है कि गुंडागर्दी कर कर राजस्थान शांतिपुरी इलाके में बिहार और यूपी स्टाइल में कोई चुनाव जीतता है, बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी, कल हम 9 बजे आपसे लाइव जुड़ेंगे और कल के रिजल्ट को हम जनता के साथ शेयर करेंगे लाइव। तो कृपया अपना समय निकाल ले, कल सुबह 9 बजे हम फिर से जुड़ेंगे लाइव आपसे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।